हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस AWO TPO एग्ज़ाम का, जो 2026 में 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था। हूबहू क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे मेरे भाई। तो चलिए, इस तरह के और भी शिफ्ट का क्वेश्चन आपको देखने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपका लोड हो जाएगा तो नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो पूछा था आपका, जुलाई 2025 तक ब्रिक्स संगठन में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 10। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मूल रूप से 5 देशों ब्रिक्स आपका बना था। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका बना था मेरे भाई। 5 सदस्य देश था जिसका ब्रिक्स का 1 जनवरी 2024 को विस्तार हुआ। जुलाई 2025 तक 10 पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये सब तो थे ही, लेकिन 5 और नए जुड़े हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। ये सब मिलकर के अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसने सदस्यता से इनकार कर दिया। तो ये सब मिलकर के 10 कंट्री आपका ब्रिक्स के भी वर्तमान में सदस्य हैं। जुलाई 2025 तक का ये रिपोर्ट है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, चोल काल के दौरान विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ड्यूरिंग द चोला पीरियड, व्हाट वाज द लैंड ग्रांट गिवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स कॉल्ड? तो यह आपका साला भोग कहलाता था। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चोल प्रशासन के तहत भूमि को उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। सालाभोग स्कूलों के रखरखाव के लिए था और ब्रह्मदेव जो थे ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी। और बेलनब गाई गैर ब्राह्मण किसानों के लिए थी, और देवदान जो था मंदिरों के लिए दान में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहा जाता था। तो आपका सालाभोग पूछा था, तो ये विद्यालयों के रखरखाव में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था सालाभोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू द 5 कलर्ड रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन छल्ले नीला, पीला, काला, हरा और रेड क्या दर्शाते हैं? तो ये दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीप जो है, 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स है, इसके बारे में आपको ये 5 छल्ला बताता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ओलंपिक प्रतीक में समान आयामों के 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया। इन 5 रंगों यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि सहित में से कम एक रंग हर देश के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद होता है, इसलिए 5 कॉन्टिनेंट के ध्वज के कलर को इंडिकेट करता है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ओलंपिक के प्रसिद्ध 5 छल्ले वाले प्रतीक का निर्माण या डिजाइन किसने किया था? हु डिजाइंड द ओलंपिक सिंबल ऑफ 5 रिंग्स? तो यह आपका बैरन पियरे डी कैवर्टिन ने किया था। बैरन पियरे डी कोवर्टिन। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका राइट है। छल्लों के डिजाइन 1913 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के सह संस्थापक बैरन पियरे डी कोवर्टिन द्वारा तैयार किया गया था। इसे पहली बार 1920 में एंटवर्प खेलों में फहराया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों और प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर रिलेशनशिप विथ द प्रेसिडेंट? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
आर्टिकल 78 विशेष रूप से प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना और संघ के मामलों के संबंध में ऐसी जानकारी देना जो राष्ट्रपति मांगे के अनुसार हो। और 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 आपका कहता है, तो ये भी आप देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, नीरज चोपड़ा ने जीता मेरे भाई। नीरज चोपड़ा का ये रिकॉर्ड 2020 टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंककर इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया और वे पहले भारतीय भी हैं। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत पर्सनल ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, पीसी महालनोबिस मॉडल किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार था? पीसी महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिस ऑफ विच 5-year प्लान। तो यह आपका पीसी महालनोबिस सेकेंड 5-year प्लान का प्रमुख आधार था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1956 से 1961 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए तेजी से औद्योगिकीकरण और भारी उद्योग जैसे स्टील और बिजली के विकास को प्राथमिकता दी थी। तो प्रायोरिटी थी भारी उद्योग का द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पे आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य भगवान शिव के अवतार यानी वीरभद्र की कथा और उनके क्रोध को दर्शाता है? विच फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ वीरभद्रा। तो आपका हो जाएगा वीर नाट्यम। ऑप्शन बी आपका सही है मेरे भाई, वीर नाट्यम। वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। यह वीर मुष्टि समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दक्ष के यज्ञ में सती के अपमान के बाद वीरभद्र के तीव्र क्रोध और उनके दिव्य नृत्य को पुनर्जीवित करता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है वीर नाट्यम। अगला क्वेश्चन पूछा था, गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? यह आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, दिल्ली ड्राइवर में भी पूछा है मेरे भाई। टॉम ऑफ सैंड वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन विच ईयर। तो यह आपका 2022 में आपका बुकर पुरस्कार इनको मिला था। और इनके जो लेखक हैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2022 में उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भी भारतीय भाषा यानी हिंदी में रेत समाधि में लिखी गई पहली पुस्तक बनी है। इसे गीतांजलि श्री ने लिखा है और डेजी रॉकवेल अंग्रेजी में अनुवादित किया है। डेजी रॉकवेल टॉम ऑफ सैंड अंग्रेजी में अनुवादित करी है और गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास है रेत की समाधि। और 2022 में इसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ होती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ होती है तो ये क्लोरीन गैस को मुक्त करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 70 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक ऐसी लिफ्ट में खड़ा है जो ऊपर की ओर ए त्वरण से गति कर रहा है। व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेट इक्वल टू मास और मास इंटू जी प्लस ए, ग्रेविटेशन प्लस एक्सीलरेशन यानी वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था,
जूल के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए और प्रतिरोध R को हाफ कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इफ वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, व्हाट हैपेंस टू द हीट प्रोड्यूस्ड? तो ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी। इस कंडीशन में आपका ऊष्मा हीट बिकम्स डबल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, समान परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या मास नंबर अलग हो वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? तो ये आपका समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटॉप्स आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, समांगी उत्प्रेरण होमोजीनस कैटालिसिस और विसमांगी उत्प्रेरण हेट्रोजीनस कैटालिसिस के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है फिजिकल स्टेट का, यानी भौतिक अवस्था का अंतर है मेरे भाई। उत्प्रेरक और अभिकारकों की भौतिक अवस्था का अंतर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही अवस्था जैसे सभी गैस या सभी तरल में होते हैं। विसमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। आमतौर पर गैसीय या तरल अभिकारकों के साथ एक ठोस उत्प्रेरक जैसे अमोनिया के लिए हैबर प्रक्रिया में गैसीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ठोस लोहे के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो यह आपका भौतिक अवस्था में आता है। अभिकारकों की और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था में ये कार्य होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड हो, अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड हो और वह रुकने से पहले 50 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसका राइट आंसर हो जाएगा -6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन की प्रक्रियाएं किन इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होती है? तो ये ऑप्शन आपका सी सही है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। आपका ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग की जाने वाली सतह, सरफेस ऑफ यूज। ये क्या है? तो एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, जीवित ऊतकों जैसे घाव या त्वचा पर लगाने के लिए सुरक्षित होते हैं। डिसइंफेक्टेड जैसे फिनाइल, फर्श, शौचालय और उपकरणों जैसी निर्जीव सतहों पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली केमिकल हैं। फिनॉल दोनों रूप से कार्य कर सकता है। 0.02% एंटीसेप्टिक है जबकि 1% डिसइंफेक्टेंट भी है। तो इस तरह से आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का ये आपका डिफरेंस था मेरे भाई, कि जो उपयोग की जाने वाली लेयर होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, औषधि विज्ञान में वैलियम और सेरोटोनिन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? व्हाट आर द वैलियम एंड सेरोटोनिन मेनली रिलेटेड टू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांतक के रूप में इसका यूज होता है मेरे भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। प्रशांतक क्या है? एक रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसका उपयोग तनाव और हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। वैलियम एक दवा है जिसका उपयोग चिंता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि सेरोटोनिन एक
न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को नियंत्रित करने और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वैलियम जो दवा है चिंता कम करने के लिए दिया जाता है, और सेरोटोनिन है न्यूरोट्रांसमीटर है, वह मूड को कंट्रोल करता है और अपना मानसिक कंडीशन को ठीक रखता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या है, इसका सही सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द करंट डेंसिटी एंड व्हाट इज इट्स करेक्ट फॉर्मूला। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा में शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है मेरे भाई। एंडोस्कोपी शरीर के भीतर प्रकाश भेजने और आंतरिक भागों की छवियों को वापस लाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है। ये फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां प्रकाश सिग्नल की हानि के बिना सीमाओं से लगातार परावर्तित होकर कांच के कोर के माध्यम से यात्रा करता है। तो एंडोस्कोपी शरीर में एक्स किरण भेजने के लिए या कोई प्रकाश भेजने के लिए, उसकी फोटो लेने के लिए उपयोग किया जाता है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यदि एक सीधे चालक में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फॉलोज अपवार्ड इन द स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वाम बर्थ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं मेरे भाई। जो फैक्ट्स है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम के अनुसार यदि आप अपने दाएं हाथ में धारा प्रवाहित चालक को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के दिशा में मुड़ेंगी। यदि धारा ऊपर की ओर हो तो यह क्षेत्र रेखाएं वाम बर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में वृत्त बनाएगी। तो यह आपका ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था धन विधेयक, मनी बिल को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मनी बिल डिफाइंड। तो ये आपका ऑप्शन बी है, मनी बिल धन विधेयक आर्टिकल 110 में आपका डिफाइन किया गया है मेरे भाई। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाता है जब उनमें केवल कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने या भारत के संचित निधि से संबंधित प्रावधान हो। अनुच्छेद 117 क्या कहता है, तो वित्त विधेयकों से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है, अनुच्छेद 112। तो याद रखना है वित्त विधेयक से 117, वित्त विधेयक से 117, वार्षिक वित्तीय विवरण से यानी बजट से 112, और 110 आपका धन विधेयक को डिफाइन करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो इसका अगर डायग्राम देखें मेरे भाई, तो सभी धन विधेयक, मान लिया जाए ये आपका धन विधेयक है, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। डायग्राम ये आपका बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है और यह किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में रखी गई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड विच साइंटिस्ट इज इट नेम्ड आफ्टर। तो ये हेनरिक हर्ट्ज, इनका हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की इकाई मात्रक है, और हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर इनका एसआई मात्रक का भी नाम रखा गया है। आपका ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रेशर का एसआई यूनिट, तो दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका ये राइट समीकरण है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था एक नियमित नवभुज यानी रेगुलर नोनागोन, मतलब नौ भुजा वाला के आंतरिक प्रत्येक आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल का मान क्या होगा? फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर नोनागोन, तो इसका हो जाएगा 140। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में क्लिप बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द क्लिप बोर्ड इन अ कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, यानी कट या कॉपी किए गए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की रैम में एक विशेष स्टोरेज क्षेत्र है जो उस डेटा में क्या हो गया, टेक्स्ट, इमेज, फाइल को रखता है जिसे कट या कॉपी किया गया है। यह डेटा तब तक वहां रहता है जब तक कि इसे नए कॉपी कमांड द्वारा बदला ना जाए या कंप्यूटर को रीस्टार्ट ना किया जाए, तब तक ये कॉपी और कट आपका बरकरार रहता है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था एमएस वर्ड या एक्सेल में अंडो, रीडो और सेव विकल्प सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर अंडो, रीडो एंड सेव ऑप्शन टाइपिकली फाउंड? तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार में आपका पाया जाता है। वहीं एक रिबन बना हुआ होता है और वहीं एक इंडिकेशन रहता है मेरे भाई। क्विक एक्सेस टूल बार एक कस्टमाइज करने योग्य टूल बार है जो ऊपर बाईं ओर स्थित होता है और उसमें उन कमांड्स का एक सेट होता है जो रिबन पर वर्तमान में प्रदर्शित टैब से स्वतंत्र होते हैं। डिफ़ॉल्ट बटन सेव, अंडो, रीडो ये सब वहाँ शो करता है और उस पट्टी पे रहता है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था सर्च क्वेरी का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेंट बाय द सर्च क्वेरी? तो सर्च क्वेरी आपका है सर्च इंजन में जानकारी खोजने के लिए टाइप किया गया शब्द। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गूगल या बिंग में किसी चीज को, किसी वेबसाइट का नाम लिखकर हम उसे सर्च करते हैं मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार ओडोमीटर, ये आपका रीजनिंग से हो गया, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। जिस तरह से ओडोमीटर दूरी मापने का है उसी प्रकार कंपास, तो कंपास आपका डायरेक्शन बताता है। कंपास आपका डायरेक्शन बताता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? तो ये द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एंटोनी लोवेजियर द्वारा प्रस्तावित यह नियम बताता है कि एक बंद प्रणाली में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल बदला जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या बताता है? तो ये आपका प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर अपना समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे एग्जाम्पल, बंदूक का पीछे हटना या तैरना, मतलब धक्का देना। इस तरह से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा था सरल रेखीय गति के समीकरण किन परिस्थितियों में लागू होते हैं। ये सबको हटा दीजिए, टाइपिंग में आ गया होगा। चलिए v इक्वल टू यू प्लस AT, तो ये आपका किस परिस्थिति में लागू होता है, जब त्वरण स्थिर या एक समान हो तब यह आपका फॉर्मूला लागू होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था यदि किसी फाइल का एक्सटेंशन .ddx में बदलकर .docs हो जाता है तो यह मुख्य रूप से क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है आपका फाइल को अब MS वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में पहचानी जाएगी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था किसी डॉक्यूमेंट में एक शब्द को चुनने या सेलेक्ट करने के लिए कितनी बार माउस क्लिक करना होता है। इन अ डॉक्यूमेंट हाउ मेनी माउस क्लिक्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ वर्ड। तो आपका ड्यूल क्लिक करना होगा मेरे भाई 2 बार। सिंगल क्लिक में प्लेसेस द कर्सर, उस जगह कर्सर जाता है। ड्यूल क्लिक में सेलेक्ट द सिंगल वर्ड, और ट्रिपल क्लिक में सेलेक्ट द इंटायर पैराग्राफ, पूरा वर्ड ही, पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाता है मेरे भाई। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। MS एक्सेल में यदि किसी फाइल को बिना नाम दिए विदाउट नेम सेव करने का प्रयास किया जाए तो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल इसे बुक 1 जैसे किसी डिफ़ॉल्ट नाम से सेव करेगा, यानी एक्सेल इसे डिफ़ॉल्ट नामों से सेव कर लेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए तो यहीं तक आपका लास्ट था मेरे भाई, यहीं तक आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी लगा होगा मेरे भाई, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे भाई। एक गुजारिश है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। माँ सरस्वती से एक कामना है मेरे भाई, आप सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि सभी अपने अपने मार्ग में तरक्की करें, सब अपने अपने नौकरी में सफल होए मेरे भाई। इस साल माँ सरस्वती हर किसी के घर नौकरी दे मेरे भाई। धन्यवाद, धन्यवाद।